शक्ति लेने लगा और पूछना बंद कर दिया सरकार से, जनता से पूछने लगा, आपको चिन्हित करने लगा, आपके लेखकों को चिन्हित करने लगा, उन्हें गद्दार, देशद्रोह, तरह तरह के नामों से पुकारने लगा। वो एक तरह से जैसे चुनाव के समय पहले बाहुबली हुआ करते थे, उसी तरह से अब ये सूचना के नए बाहुबली हैं। ये सारे लोग लठायत है, इनका काम आपको सूचना देना नहीं है, बल्कि यहां की सूचना कहीं और ना पहुंच जाए उसे रोकना है। ये सूचना के लठायत हैं ये सारे जो अभी आए हैं। ज्यादा अच्छा शब्द गुंडा लगता है, लेकिन ठीक नहीं लगता, क्योंकि गुंडो वो कहीं और भी उसके कई सारे अर्थ निकल आते हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे कि वो जनता को धमकाता है। यहीं पे जब ओलंपिक पदक विजेता महिलाएं प्रदर्शन कर रही कहा करती थी कि हमारा इंटरव्यू लेने तो बहुत लोग आते हैं, पर दिखता कहीं नहीं है, उन्हें नहीं दिखाया गया। और जब किसान आंदोलन करने गए तो बिना जाने पड़ताल किए मीडिया ने झट से उन्हें आतंकवादी कर दिया। ये कभी नहीं हुआ। जिन्हें अन्नदाता कहा जाता था, पता नहीं किसानों के लिए कितनी अलंकृत शब्दावलियां विकसित कर दी गई थी कि ये हैं वो हैं, उन्हें एक झटके में आतंकवादी कह दिया, आंदोलन जीवी कह दिया गया। तो उन्होंने साफ कर दिया कि अब हमें इनसे अपनी शक्ति नहीं चाहिए। तो जब मीडिया जनता का ही विरोधी हो जाए, विपक्ष का विरोधी हो जाए, तो उससे उम्मीद करना कि वह किसी तरह से संविधान का पालन करेगा, अपने खाली समय को बर्बाद करना है, मैं तो नहीं करता। लोकतंत्र विरोधी होने के लिए जरूरी था कि मीडिया जनता और विपक्ष दोनों को बाहर कर दे अपनी परिभाषा से, और अपने काम से उसने कर दिया। इसलिए 2014 सिर्फ तारीख नहीं, बदलाव का युग है। इसके बाद एक चीज की और जरूरत थी, सूचना को बाहर कर देने की। वो काम भी बहुत आसानी से किया गया। इतनी खबरें आपको मंत्रालयों या खोज कर लाई गई हैं, आप जब अखबारों को पलटेंगे तो ऐसी खबरें या इस तरह की खबर कर लाने वाले पत्रकारों की पहचान या नाम अब आपको याद नहीं आए, खासकर जिस गोदी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया की मैं बात कर रहा हूं, और उन्हीं की बात कर रहा हूं। यहां तक कि जब झूठ का हमला हुआ तो मीडिया ने झूठ से लड़ाई नहीं, दोस्ती करी। और इस लड़ाई को लड़ा कौन? बाहर के लोग। ऑल्ट न्यूज, बूम लाइव, इन सबको आउटसोर्स कर दिया गया कि जो फेक न्यूज है इसका खंडन करना, इसको बताने का काम हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फेक न्यूज जो है दरअसल वही सरकारी न्यूज था, वो पॉलिटिकल न्यूज था। तो अगर आप उस पॉलिटिकल फेक न्यूज का खंडन करते तो आप उसकी निगाह में आ जाएंगे। सबका मालिक एक है। तो इसलिए ऑल्ट न्यूज और बूम लाइव ने ये जिम्मेदारी उठाई, आउटसोर्स हो गया। ये छोटे छोटे संगठन मीडिया और सरकार के झूठ। अब फर्क करना बहुत मुश्किल है कि ये फेक न्यूज किसका है, सरकार का है या मीडिया का है, सरकार के लिए है या मीडिया के द्वारा फैलाया गया फेक न्यूज। तो ये लोग अब लड़ रहे हैं। यह गोदी मीडिया भी अपने आप में सरकार का एक तरह से झूठ है। तो इसलिए जब आप मोहम्मद जुबैर की टाइमलाइन पर जाएंगे तो कमाल का काम मिलेगा। यह अकेला नौजवान सिर्फ भारत के फेक न्यूज की बात नहीं, इसराइल के समर्थन में जिस तरह के फेक न्यूज मटेरियल का इस्तेमाल होता है और जिस तरह से वो पर्दाफाश करता है, वो कमाल की बात है। तो ये सपना, ये करने का सपना मीडिया के भीतर के लोगों का होना चाहिए था, पर उसका नहीं है। जो हर 30 तारीख को ट्विटर पर अनाउंस करता है कि मुझे इतने पैसे की जरूरत है, अभी 1 लाख ही आए हैं, आप कुछ और पैसे दें। लेकिन विज्ञापन, और आप सब पैसा दे रहे हैं अखबार, वो बंद कर दीजिए आज से। वो पैसा मुझे भेज दीजिए, मैं अच्छे अच्छे शर्ट खरीद के आपको तस्वीरें भेज दूंगा कि आपके उस 250 रुपए से देखिए कोई तो खुश है इस देश में। तो वो बंद कर दीजिए, नहीं तकलीफ होगी लेकिन बंद कर दीजिए वो काम। और बहुत सोच समझ के बोलता हूं। तो आए दिन ये नौजवान, अब इसने, और हर दिन ये जो समाचार एजेंसी है ANI, इसके न्यूज को वो कितनी बारीकी से पकड़ता है। कई बार इस तरह से पकड़ता है कि डिलीट करना पड़ जाता है ANI को अपने ट्वीट से। हर समय वो पर्दाफाश करता है। तो वो लगातार
तो पता है कि हर समय में मीडिया के भीतर एक विषय बनता है और उस विषय के हिसाब से जो योग्य पारंगत लोग होते हैं वो ले आए जाते हैं कहीं से, लेकिन कहीं नहीं, क्योंकि सारे अखबार के मालिकों को, चैनल के मालिकों को पता है कि जो फेक न्यूज है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रोपेगेंडा है, वो साहब का है, आप उस पर हाथ मत डालो। ये काम करना आपका नहीं है, बल्कि हो सके तो उसी में से लेके कुछ अपनी शाम का डिबेट निकाल। तो आज मीडिया के झूठ से लड़ने के लिए एक मीडिया चाहिए, अपने दम पर आपको ही खड़ा करने की जरूरत है। इसीलिए कहा कि जो मौजूद नहीं है, जिसका अस्तित्व नहीं है, जो भारत में है ही नहीं, उस मीडिया पर बोलना कितना मुश्किल है। गोदी मीडिया के पत्रकारों ने अपने भीतर के पत्रकार की पहले हत्या की। ये बहुत जरूरी था कि पहले अपनी संवेदनाओं को, अपने पेशेवर क्षमता को, कौशल को वो मारें, तभी वो काम कर सकते थे। अब वो काफी दूर निकल आए हैं। हम सबको पत्रकारिता में पढ़ाया गया कि कुछ नहीं तो 5 W याद रखना, हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर। अब इसकी जगह एक ही W है, व्हाट अबाउटरी का। उसी से ये काम चलाते रहते हैं। तो इसकी आड़ में वो अपने झूठ को सच साबित करता है और इसने खुद को खबरों से, सूचनाओं से विहीन कर लिया है। लोकतंत्र को जनता और विपक्ष से विहीन कर दिया है। इस मीडिया के स्क्रीन पर विपक्ष और जनता अब नजर नहीं आती। इसकी खबरों का भी एक ही चेहरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुंदर चेहरा है। इस चेहरे के बगैर उसके पास कोई और सूचना नहीं है। एक नई तरह की सूचना गढ़ी गई ताकि लोगों को पता न चले कि सूचना गायब है। इन 10 वर्षों में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता अलग अलग राज्यों में घटती भी रही, बढ़ती भी रही, लेकिन उनके प्रति गोदी मीडिया एक समान से निरंतर निष्ठावान बना रहा, क्योंकि वह उनमें समाहित हो चुका है। वही उनके संपादक हैं, वही उनके समाचार हैं, वही उनके विचार हैं, वही उनके प्रचार हैं। आप सभी आचार हैं और बेकार हैं। इस मीडिया में आप मोदी, बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल सबके गुण देख सकते हैं, मगर विपक्ष को जब यह दिखाता है तो मरियल सा बताता है, उसका उपहास उड़ाता है, विपक्ष के सवालों को कभी जगह नहीं देता, अदानी और पुलवामा को लेकर कभी सवाल नहीं करेगा। और इस तरह से दिखाता है कि वो दिखाई ना दे, उनका काम नजर ना आए, उन्हें जो भी समर्थन मिल रहा है उसे रिजेक्ट करता है। राहुल गांधी, आदित्य ठाकरे, तेजस्वी यादव, ये सब 50 के आसपास और उससे नीचे के नेता हैं उम्र के हिसाब से। तो ये नई पीढ़ी के नेता थे। इन्हें जोकर बनाकर पेश करेगा, इन्हें करप्ट बनाकर पेश करेगा। उस देश में जहां युवा नेताओं की बात होती है, वहां इन युवा नेताओं को नहीं दिखाएगा, बल्कि 70 साल के नेता को युवाओं के नेता के रूप में लगातार पेश करता है। उनके काम करने के घंटे का प्रचार करेगा, उनसे सवाल नहीं करेगा। तो विकल्प की कल्पना से मुक्त यह गोदी मीडिया मोदी का संकल्प ले चुका है। वो उनकी पूजा भी करता है और अपने दर्शकों से उनकी पूजा भी कराता है। एक एंकर जोड़कर बता रहा था कि प्रधानमंत्री 100 घंटे काम कर सकते हैं, तो युवा 70 घंटे काम क्यों नहीं कर सकते? देश में बेरोजगारी है, काम नहीं है, कम सैलरी की नौकरी है, लेकिन यह उपदेश दे रहा है कि आप 70 घंटे काम क्यों नहीं कर सकते। जैसे सभी को काम मिल गया है, बस युवाओं ने काम में मन लगाना छोड़ दिया। वो दफ्तर नहीं जा रहे हैं, वो छुट्टी पे घर बैठे। 2019 में इन युवाओं से कहा गया कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है। अब उसे सुनाया जा रहा है कि 70 घंटे काम करो और काम का पता नहीं। वो आजीवन सैनिक बनना चाहता है हमारा युवा, आपने 4 साल का अग्निवीर बना दिया। यह एंकर क्यों नहीं कहता कि जवान को पूरी नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन इसके विकल्प में इस तरह के सवाल मीडिया समाज के बीच पहुंचा रहा है, इसलिए कि इसे जनता की बात करनी ही नहीं है, जनता को डांट लगानी है। इसने बहुत दुस्साहस के साथ जनता को बताकर, सामने से नजर मिलाकर जनता को ही भगा दिया। और हैरानी होती है कि जो जनता शाम को दर्शक होती है, सुबह पाठक होती है, कैसे इसे सहन कर रही है। क्या इसके पास इस गोदी मीडिया के को ना देखने का कोई भी लोकतांत्रिक तरीका नहीं बचा है? भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में
मीडिया समय समय पर कभी स्वतंत्र रहा, कभी नहीं रहा, कभी आधा रहा, कभी गुलाम रहा, मगर इसका पाठक कभी भी गुलाम नहीं था, इसका दर्शक कभी भी गुलाम नहीं था। वह एक स्वायत्त संस्था थी दर्शकों और पाठकों की। मगर अब पाठक और दर्शक होने की स्वायत्तता ही समाप्त हो गई। जिस तरह से पत्रकारों ने अपने भीतर के पत्रकार की हत्या कर दी, उसी तरह इन दर्शक और पाठकों ने अपने भीतर के दर्शक और पाठक की हत्या कर दी। उसकी जगह धर्म को बिठा लिया। ऐसा नहीं है कि उनके भीतर संवेदनाएं नहीं है, बिल्कुल है, मगर उनकी जगह किसी की हत्या पर खुश होने, किसी समुदाय के परमानेंट सॉल्यूशन की बात करते हुए गर्व करने की एक नई संवेदना आ गई है। तो जो गोदी मीडिया और उसके पाठक और दर्शकों का संबंध है, इस पर गहराई से और आप विद्वानों को अध्ययन करना चाहिए। यह केवल राजनीतिक ही नहीं, मनोवैज्ञानिक संबंध भी है जो विकसित हुआ है। अब वो सही खबर नहीं पढ़ सकता। जब तक गलत खबर नहीं पढ़ेगा तब तक मानेगा ही नहीं कि उसने जो खबर देखी है वो सही है। गोदी मीडिया नहीं देखने की कई बार मैं बातें करता हूं। क्या आपको लगता है कि इतना आसान है कि कोई गोदी मीडिया ना देखे? यह तो वैसे ही है जैसे किसी रील्स देखने वाले को आप समझा रहे हैं कि तुम रील्स मत देखो। यह एक ऐसी आदत है जिससे बाहर आना सभी के बस की बात नहीं होती। आप धर्मनिरपेक्षता से सांप्रदायिक बहुत आसानी से हो सकते हैं, लेकिन सांप्रदायिकता से धर्मनिरपेक्ष होने में या मानव होने में, मानवीय गुणों से अपने आप को उस पर लाने में बहुत ही असाध्य प्रक्रिया है। ये सबके बस की बात नहीं। जो एक बार सांप्रदायिक होता है वो बहुत लंबे समय के लिए सांप्रदायिक होता है, और जो सांप्रदायिक होता है वो उसके साथ साथ हत्यारा भी होता है। अगर हत्यारा नहीं होता है तो हत्या का समर्थक होता है। तो इतना आसान नहीं है कि आप उसे एक झटके में कह दें कि तुम गोदी मीडिया मत देखो। वो क्या करेगा, वो कैसे जिएगा, उसे अब जीना भूल गया है। जब तक गोदी मीडिया के खिलाफ नागरिकों का आंदोलन नहीं होगा, लोग घर घर जाकर नहीं समझाएंगे, तब तक भारत को लोकतांत्रिक और लोकतंत्र के लिए खड़ा होने वाला मीडिया नहीं मिलेगा। भारत की लोकतंत्र की यात्रा में मीडिया की अच्छी भूमिका रही है, जिसे हम प्रेस के रूप में जानते थे। विभाजन की आग में घी डालने में भी इसकी भूमिका रही है। कभी गांधी जी ने अखबार ना पढ़ने की सलाह दी। अखबारों की विभाजनकारी खबरों पर टिप्पणी बहुत लोगों ने की है, लेकिन कई बार सोचता हूं कि 1947 के आसपास उन सांप्रदायिक संपादकों और पत्रकारों का आगे चलकर क्या हुआ, पत्रकारिता में भी और पत्रकारिता के बाद वे क्या करने लगे, किस तरह से समाज में स्थापित हुए, इसकी जब कल्पना करता हूं तो जिज्ञासा होती है कि जानूं जरा कि जिन लोगों ने 1947 के समय में इस तरह की सांप्रदायिक खबरें उठाई, उड़ाई, छापी, और जिसके नतीजे में कई जगहों पर दंगे हुए और कई बार सरदार पटेल की झुंझलाहट भी मिलती है, देखने को पढ़ने को मिलती है, तो क्या हुआ उन लोगों का क्या हुआ? क्या वो राजनीति में सुरक्षित हुए, समाज में प्रतिष्ठित हुए? इसका जवाब मुझे नहीं मिलता है, शायद किसी और के पास। लेकिन उसी दौर में सांप्रदायिकता का विरोध करने वाले थोड़े पहले गणेश शंकर विद्यार्थी दंगों के बीच ही मारे गए। लेकिन ये सवाल फिर भी रह जाता है। तो भारत की पत्रकारिता में सांप्रदायिकता का अंश तो रहा है, मगर आज जो है वो अलग। अब सांप्रदायिकता ही पत्रकारिता है। आप सांप्रदायिकता के बगैर पत्रकारिता की कल्पना नहीं कर सकते। अगर आप सांप्रदायिक नहीं हैं, मुसलमान से नफरत नहीं करते हैं, तो फिर गोदी मीडिया में आप क्या करते हैं, कैसे अपना दिन बिताते होंगे, यह भी सोचने की बात है। आपकी क्या वहां कोई जगह हो सकती है? तो आज पत्रकार होने के लिए सांप्रदायिक होना और एंटी मुस्लिम होना पहली शर्त। और जब आप सांप्रदायिक हो गए तो आप किसी भी तरह से लोकतांत्रिक और संवैधानिक नहीं हो सकते। वो संभावना आपके भीतर ही खत्म हो गई, वो किसी संस्थान से पैदा नहीं की जा सकती। और हिंदू मुस्लिम का मैं इस्तेमाल नहीं करता, मैं अक्सर एंटी मुस्लिम का इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि अब सब एक तरफा है। तो जब पत्रकारिता सांप्रदायिक हो जाए, उसके भीतर के लोग भीड़ की हत्या पर जश्न मनाने लग जाएं, क्या आप उसे संविधान का पाठ पढ़ा सकते हैं?
आज के गोदी मीडिया में हर तरह की बुरी आत्मा प्रवेश कर गई है। एक जो अच्छी आत्मा थी, संविधान की आत्मा, वो मीडिया से बाहर कर दी। अब मीडिया पर छापा पड़ता है तो वो मीडिया के लिए चिंता की बात नहीं। बहुत से एंकर इसकी निंदा अब नहीं करते हैं। न्यूज क्लिक पर छापे को लेकर या केरला के मीडिया वन चैनल पर जब प्रतिबंध लगा, एनआईए का केस था, तो कितने चैनलों ने इस पर बहस की। वो करेंगे भी नहीं। अभिसार शर्मा को लेकर एक सांसद ने नाम ले लिया कि चीन से पैसा ले, कहीं कोई प्रमाण नहीं है, और उस पर मुख्य धारा के गोदी मीडिया ने उस पर बहस भी कर दी। अभिसार खुद पत्रकार है, तो अब पत्रकार को उस मीडिया से लड़ना पड़ रहा है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। तो आम नागरिक की क्या हालत होगी आप समझ सकते। तो हमें नहीं मालूम था कि इनके धार्मिक मूल्यों और सांस्कृतिक मूल्यों के बीच में इस तरह का मीडिया मूल्य बचा हुआ है। वो ऐसे मीडिया के दम पर अपने धार्मिक और सांस्कृतिक प्रदेश या राष्ट्र की कल्पना करते हैं, पर अब तो नजर आता है। तो अगर आप पत्रकारिता करेंगे, अगर आपको लगता है कि आप सांप्रदायिकता के बगैर पत्रकारिता करना चाहते हैं, तो आपको इस मीडिया से भी दिन रात लड़ना पड़ेगा, और लड़ते हुए ही आप पत्रकारिता कर सकते हैं। फिर भी वो आपको देश का दुश्मन बताएगा। यानी इस मीडिया में पत्रकार के लिए भी अब जगह नहीं। प्रेस क्लब में नोएडा के कितने चैनल समर्थन में गए होंगे, अब किसी कोई तो नहीं गया उसका। तो अब बहस ये सब होती नहीं है। गोदी मीडिया के मूल्यों का भी अब संहार कर रहा है। उसके जो संवैधानिक सुरक्षा चक्र है, कानून में बदलाव हो रहे हैं, उस पर भी वो बहस नहीं करता, उसे तोड़ रहा है। तो अगर आप आम आदमी की अब हालत ये हो गई है कि हर दिन मुझे 50 मैसेज आते हैं कि आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। क्या मैं सारे अखबारों का विकल्प हो सकता हूं, सारे चैनलों का विकल्प हो सकता हूं? जाहिर है नहीं हो सकता। और मुझे हर किसी को हर दिन की शुरुआत में ही हर 50 से 100 लोगों की उम्मीदें तोड़नी पड़ती है। बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर बताना पड़ता है कि हाँ मैं ही हूं और मैं नहीं करूंगा। ये मैं नहीं कर सकता हूं क्योंकि इसके करने की अपनी एक पेशेवर प्रक्रिया होती है, जिसके पास मेरे पास संसाधन नहीं। जो चैनल चल रहे हैं, जो अखबार चल रहे हैं, ये उन्हीं को करना है। और अगर वो नहीं कर रहे हैं तो आपको ये स्वीकार कर लेना पड़ेगा कि अब ये जो भी अवसर है कि अपनी बात कहीं पहुंचाकर सुना दी जाए, वो समाप्त है, वो मृत प्राय है। मैं उसका विकल्प नहीं हो सकता। ये रोज मैं करता हूं। और आम आदमी क्या कर रहा है, अब जब प्रदर्शन करने निकलता है तो वो ट्वीट एक पोस्ट बनाता है, उसी पोस्ट को सैकड़ों दर्जनों पत्रकारों के ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करता है, कोई नहीं सुनता है, उसकी कोई नहीं सुनता है। तो पहले होता था कि मीडिया आदमी के पास चलकर जाता था, अब आदमी मीडिया के पास चलकर जा रहा है, तब भी कोई नहीं सुन रहा है। 2019 में ऑस्ट्रेलिया की केंद्रीय जांच एजेंसी ने एबीसी न्यूज चैनल पर छापा मारा और एक पत्रकार के घर भी छापे पड़े थे। तो क्या हुआ था कि इसके विरोध में वहां के जितने भी क्षेत्रीय अखबार थे, कम प्रसारण वाले, और राष्ट्रीय अखबार थे, अधिकतम प्रसारण वाले, इन सब ने अपने पहले पन्ने पे कुछ काट पीट लगा दिया काले रंग से, जो लिख के उस पे काली स्याही लगा दी कि जिससे आप पढ़े नहीं। विरोध सारे अखबारों ने किया था और टीवी चैनलों पर विज्ञापन चला था कि जब सरकार आपसे सच छुपाना चाहती है तो वो क्या है जो छुपाना चाहती है। इस तरह से चला था उस देश में। हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्या हमारे यहां चल सकते? नहीं चल सकता। तो ये, और इन पत्रकारों ने रिपोर्ट क्या की थी? रिपोर्ट ये थी कि अफगानिस्तान में ऑस्ट्रेलिया की सेना ने किस तरह से युद्ध के नियमों को तोड़ा है और युद्ध का अपराध किया है। क्या आप आज के भारत में इस तरह की स्टोरी की कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और इससे वहां के जो प्रधानमंत्री थे उस वक्त, नाम बोल रहा हूं, लिख कर लाया था नहीं, स्कॉट मॉरिसन, बड़ी दिक्कत हो गई उनकी। तो एक राइट टू नो कोएलिशन बना था, राइट टू नो कोएलिशन। हमारे यहाँ राइट टू नो, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन कानून है, उसकी दुर्दशा आप जाकर देख लीजिए कि क्या हो। उस कानून का भी इस्तेमाल सूचना हासिल करने के लिए ये लाखों करोड़ के विज्ञापन वाले मीडिया में आपको एक दो पत्रकार ही मिलेंगे, वो भी अखबार में मिलेंगे। तो जो आरटीआई का कानून लाया गया, जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल पत्रकारों को करना था, उन्होंने ही सबसे कम किया।
2014 के पहले कुछ हुआ होगा, 2014 के बाद तो अब करते भी नहीं, और कोई करके लाता है तो भी 5 मिनट है, काफी हो जाए खत्म। तो इस तरह से 2018 में अमेरिका में भी बॉस्टन ग्लोब के नेतृत्व में करीब करीब 300 अखबारों ने संपादकीय लिखा था, प्रेस फ्रीडम के लिए लेके लिखा था। तो ऐसा नहीं है कि मैं पश्चिम के अखबारों को आदर्श के रूप में पेश कर रहा हूं, अभी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसराइल और गजा को लेकर जिस तरह से उनकी रिपोर्टिंग है वो बहुत खराब है, लेकिन उसी रिपोर्टिंग में उन्हीं चैनलों के प्रतिनिधि आप देखेंगे जो गजा में मारे जा रहे हैं। 28-29 पत्रकारों की वहां पर हत्या हुई है इस युद्ध में, और ये चैनल कम से कम इसमें इतना लिहाज बचा हुआ है कि कह रहे हैं कि हमारे संवाददाता है। मुझे ठीक से नहीं मालूम कि ये इनके पूर्णकालिक संवाददाता हैं या अंशकालिक है, स्ट्रिंगर है, लेकिन फिर भी ये कहना कि ये हमारे संवाददाता हैं। और उन पर इसी दौर में आप देखिए कि वहीं के पत्रकार जो उस युद्ध क्षेत्र से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कि अपने बच्चे मारे जा रहे हैं, परिवार के लोग मारे जा रहे हैं, फिर भी वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो क्या इस तरह का सपना और जज्बा इतने बड़े देश में है? अब तो कोर्ट पे भी आप क्या ही कहें, उनका जज लोग दुखी हो जाएंगे, हमारे बारे में कुछ छोड़ता नहीं है। तो इस तरह से आप देखिए कि कितना एक जरूरी पेशा था, डॉक्टर की तरह ही एक जरूरी पेशा है। डॉक्टर भी वहां से नहीं भाग रहे हैं, शिफा अस्पताल के डॉक्टरों ने तो मैदान छोड़कर नहीं भागे, वो वहां टिके हुए हैं। कायदे से आज के मीडिया में वो उन्हें हीरो बनाया जाना चाहिए था। ये कौन लोग हैं जो अपनों को मरता हुआ देख रहे हैं, दूसरों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पता है कि बिजली जाएगी और अस्पताल पर बम गिरने वाला है, ठीक से पता है, 100% पता है कि यही होने वाला है, तब भी वो मरने के लिए वहां पर खड़े हैं। इस 10 वर्षों में भारत के लोकतंत्र पर कितना हमला हुआ। नागरिकों से जब लोग मुझसे पूछते मुझे क्या करना चाहिए, मैं बताता हूं उपाय। ऐसा उपाय बताऊंगा कि कपड़े भी गंदे नहीं होंगे। तुम इस गोदी मीडिया के अखबार और न्यूज चैनल को 250 रुपया देना बंद कर दो। इतना काम नहीं होता। जिन अखबारों में सांप्रदायिक खबरें छपती हैं, जिनके खिलाफ छपती है, वो भी लेके पढ़ रहे होते हैं उससे, क्योंकि उनमें उनका भी फोटो छप जाता है कभी कभी। तो जब आप इस मीडिया से नहीं लड़ सकते, तो जब आप कोई भी लड़ाई आज के दौर में इस गोदी मीडिया के बनाए हुए मूल्य जाल से लड़े रहे, वो लोकतांत्रिक और संवैधानिक लड़ाई हो ही नहीं सकती। इसका मतलब है कि आप समय बर्बाद कर रहे हैं। खत्म कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और मुझ में एक चीज कॉमन है, हम तीनों यूट्यूबर हैं। लेकिन कुछ अंतर भी है। राहुल गांधी शायद नहीं कहते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर कहा भी होगा तो मेरे ध्यान में नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो उस मामले में मैं उनसे सीनियर हूं, क्योंकि उनके पहले से मैं कहता आ रहा हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो और ट्विटर पर भी मैं उनसे सीनियर हूं, प्रधानमंत्री से उनसे पहले आया हूं ट्विटर पे। तो खैर, अब उनके समर्थक मेरा मजाक उड़ाते थे कि ये ट्विटर पे मांग रहा है और सब्सक्राइबर ढूंढ रहा है, इसको नौकरी से नहीं। देखिए, पत्रकार खुश, पत्रकार की नौकरी जाने। तो हम यहां तक आ गए हैं। लेकिन वो जब उन्होंने सब्सक्राइबर मांगना शुरू कर दिया तो मैंने कहा चलो, एक मामले में तो मेरी जीत हुई, कम से कम मुझे फॉलो कर रहे हैं और ठीक से अच्छे के लिए फॉलो कर रहे हैं। तो यह है कि आपको समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री को क्यों यूट्यूब पर आना पड़ा, राहुल गांधी और मुझे क्यों यूट्यूब पर आना पड़ा। दोनों के कारण अलग। प्रधानमंत्री के पास अगर बाजार का मीडिया उसे छोड़े दीजिए, बेहिसाब दूरदर्शन के तमाम चैनल हैं, आकाशवाणी के तमाम चैनल, इसके बाद भी उन्हें यूट्यूब पर जाकर कहना पड़ा कि आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। इसलिए नहीं कि टेलीविजन के बताया जाता है कि दर्शक कम हो गए हैं, ये कुछ कारण रहे होंगे, या फिर इन एंकरों की साख खत्म हो गई है तो अब ज्यादा उससे वसूली नहीं हो रही। पर मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा मजबूत कारण नहीं। हमें ये कभी भी भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि YouTube का जो स्पेस है वो कोई गैर सांप्रदायिक स्पेस है। वहां पर ज्यादा सांप्रदायिकता
मुख्य धारा के गोदी मीडिया से कहीं ज्यादा सांप्रदायिक पत्रकारिता या फिर सामग्रियां, ऐसे कार्यक्रम मजबूती से जमे हुए। तो प्रधानमंत्री उनके तक पहुंचने के लिए कह रहे हैं कि मुझे भी सब्सक्राइब कर लो और अपने अपने कार्यक्रम में मेरा भी थोड़ा थोड़ा डालना शुरू करो। तो ये किए। लेकिन राहुल गांधी को मीडिया ने जिस तरह से ब्लॉक किया, एक विपक्ष के नेता को, वो जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अदानी के मामले पे, तो वो तो कभी दिखाया नहीं जाता, कभी उस पर बहस नहीं होती कि राहुल, क्योंकि जब आप बहस करेंगे तो अदानी पर जितनी भी खबरें छपी हैं वो सब रिसर्च में ऊपर आ जाएंगे, प्रवक्ता बोलने लग जाएगा, तो करना ही नहीं। तो इस तरह से आपके सामने ये स्थिति बना दी गई है। सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू जब राहुल गांधी कर रहे थे तो मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा अपने लिए नहीं कि भारत की पत्रकारिता अब इस हाल में हो गई कि विपक्ष के नेता को पत्रकार बनना पड़ रहा है और जो पत्रकार है वो विपक्ष की हत्या कर रहा है। इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। और यह भी लगा कि जिस नेता को मीडिया ने मजाक उड़ाया और कमजोर साबित कर दिया, उस नेता ने अपने एक इंटरव्यू से लाखों करोड़ की इंडस्ट्री वाले मीडिया को हमेशा हमेशा के लिए शर्मिंदा कर दिया कि जब तुम नहीं हो तो हम विपक्ष का नेता भी बनेंगे और हम इंटरव्यू भी करेंगे। ये बहुत दुखद क्षण था जब मैं उस इंटरव्यू को देख रहा था। देखते समय हर क्षण मुझे बहुत दुख हो रहा था कि इतना बड़ा देश, इस मीडिया का इकबाल इतना गिर गया कि नहीं, अभी हम भ्रम में नहीं रहते हैं। लेकिन खैर 7 फरवरी 2023 को, मैं अब बात खत्म कर रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इन लोगों को ईडी का धन्यवाद करना चाहिए कि ईडी के कारण ये लोग एक मंच पर आए हैं। ईडी ने इन लोगों को एक मंच पर लाया। जो आरोप विपक्ष लगा रहा था कि आप ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं, उस आरोप की स्वीकृति उस संसद में कर रहे हैं कि ईडी के कारण इनकी एकजुटता हुई है, ईडी ने इनको ला दिया है। जो काम देश के मतदाता नहीं कर पाए, देखिए वो मतदाता को भी कोस रहे हैं, जो काम देश के मतदाता नहीं कर पाए वो ईडी के लोग कर रहे हैं। तो ये एक सवाल था। और इसी साल फरवरी में प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी पे भरोसा, ये देखिए जिनके पास गोदी मीडिया का निरंतर सुरक्षा चक्र है, वो कह रहे हैं कि मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ, मोदी पे भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। जिन्होंने कितनी खिदमत की उनके बारे में वो कह रहे हैं कि मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ, मोदी पे भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ, जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दिया। एक और बयान है अशोक जी, वो मैं कहना चाहता हूं। 2019 का चुनाव हो रहा था, इंडियन एक्सप्रेस के राजकमल झा और रवीश तिवारी अपनी है, उनका इंटरव्यू है और उस इंटरव्यू में एक लाइन है, मैं अक्सर सोचता हूं कि उस स्तर का अखबार क्यों नहीं इस लाइन को हेडलाइन में डाला था, और क्या ये एडिटोरियल चूक थी? ये हो ही नहीं सकता है। हम सब जब किसी बड़े नेता का इंटरव्यू करते हैं तो उसकी एक एक बात पे बहुत गहरी निगाह होती है और उसकी 3-4 बातों में से हम चुनाव करते हैं कि किस लाइन को हम हेडलाइन बनाएं जो लगे कि उसका न्यूज वैल्यू ज्यादा है। तो प्रधानमंत्री कहते हैं, whether news gets published is not the only thing in a democracy. समाचार प्रकाशित होता है या नहीं, लोकतंत्र में यही एकमात्र चीज नहीं है। नमस्कार।